नीरव, दुआ करो तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हो, वरना मैं भी मर जाऊंगी। नीरव की माँ मलिक जुबैर से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों आपस में कजन्स थे और उन दोनों की लव मैरिज हुई थी। शामी के बाद मलिक जुबैर कोई औलाद नहीं देना चाहते थे, क्योंकि शामी के वक्त रिफत बेगम सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से इसके केस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मलिक जुबैर आगे औलाद नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपनी बेगम से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए वो किसी भी तरह का रिस्क इसकी जान के साथ नहीं लेना चाहते थे। मगर जब शामी 12 साल का हुआ तो वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। अक्सर अपनी माँ से जिद करता कि उसे एक बहन चाहिए, और शामी की माँ अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो अपने बेटे की ख्वाहिश को लेकर अक्सर मलिक जुबैर के साथ बहस करती थी। आखिरकार मलिक जुबैर ने डॉक्टर की राय लेकर सेकंड बेबी प्लान किया, तो इस तरह उनकी एक और औलाद इस दुनिया में आई, जिसका नाम उन्होंने मीरब रखा। मीरब शाह मीर से 12 साल छोटी थी। रिफत बेगम अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और मलिक जुबैर की आंखों का तारा मीरब थी। शामी खुद भी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इस तरह इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई और घर में हर तरफ खुशियाँ और पुरसकून फ़ज़ा कायम थी। मगर आज इतने सालों के बाद उनके घर में गम ने फेरा लगाया था। इसलिए रिफत बेगम बड़ी दिलबर्दाश्ता होकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी और मीरब मसलसल अपनी माँ के गले में बाहें डाले हुए खुद भी रो रही थी, मगर अपनी माँ को दिलासा भी दे रही थी। अस्सलामुअलैकुम मिसेस मलक, प्लीज़ आप खुद को संभालें। इंशाल्लाह मलिक साहिब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। रोमान शाह जो हॉस्पिटल में मलिक की इयादत करने के लिए आया था, वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर कुर्सी पर बैठी हुई मलिक जुबैर की बेगम को रोते हुए देखकर पास आया था। जानी पहचानी आवाज सुनकर मीरब, जो अपनी माँ के कंधे से सर लगाए हुए आंखें बंद करके रो रही थी, इसने आंखें खोलकर सामने खड़े हुए रुमान शाह की तरफ देखा था। वो चॉकलेट ब्राउन कलर के 3 पीस सूट में ही लाइट सी मस्टर्ड कलर की शर्ट पहने हुए खड़ा था। आंखों पर धूप से बचने वाली गॉगल लगाए हुए और हाथ में एप्पल की वॉच, जो उसके हाथ पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि पहनने वाले ने एप्पल की इस पीच घड़ी को 4 चांद
लगा दी हों। चेहरे पर वही अक्सर और एटीट्यूड बरकरार रखा था, मगर अंदाज काफी सॉफ्ट था। रिफत बेगम से बात करते हुए रिफत बेगम ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। उस वक्त इस कंडीशन में नहीं थी कि कोई जवाब दे पाती। मेरे लायक कुछ भी हो तो जरूर बताइएगा, रुमान शाह ने रिफत बेगम से ये कहा था। अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो जरूर बताएं। रिफत बेगम ने इस बार में सिर्फ हाँ में सर को ही हिलाया था। वो रिफत बेगम से बात करते हुए नीरब को बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए खड़ा था, जैसे कि नीरब उसे बिल्कुल भी मंजरेआम पर नजर नहीं आ रही थी। रुमान शाह रिफत बेगम को दिलासे देते हुए डॉक्टर की तरफ चला गया। कंडीशन का पूछने के लिए शामी ने पता नहीं कि ये सफर उसका एक लम्हा बहुत अजियत में कट रहा था। ये सोचकर पता नहीं उसके पापा किस हालत में होंगे। शामिर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। शामिर को अच्छी तरह से पता था कि उसके पापा पर यह हमला उसकी वजह से हुआ है। ये हमला सिर्फ उसे डराने के लिए ही किया गया था। एरिया में गाड़ी को खड़ा करके वो भागता हुआ हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ और रिसेप्शन से पूछता हुआ ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागा। भागते हुए किसी फिल्म का हीरो लग रहा था, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बहुत दबंग थी। ऊपर से फुल यूनिफॉर्म पहने हुए, और वो भी रैशिंग लग रहा था। देखिए मिसेस मलक, आपके शोहर की कंडीशन काफी सीरियस है। हम इस तरह से इनका इलाज शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पुलिस केस है। आपको पहले पुलिस की कार्रवाई पूरी करनी होगी, उसके बाद ही इनका ऑपरेशन हो सकेगा। डॉक्टर जब रिफत बेगम से बोल रहा था, उसी वक्त शामिर उनके पास पहुंचा था। नीरब जैसे ही अपने भाई को देख देख वो भागती हुई अपने भाई के गले लगकर रो रही थी, और रिफत बेगम भी अपने बेटे के गले लगकर रो रही थी। मामा परेशान ना हो, इंशाअल्लाह पापा ठीक हो जाएंगे। इस तरह तो आपकी अपनी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अल्लाह से दुआ करें। शामिर अपनी माँ से अपने सीने से लगाए हुए दिलासा दे रहा था। मीरा बेटा, आप भी चुप कर जाओ और मामा को तसल्ली दो। मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं हो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह जरूर पापा को ठीक कर देंगे। बेटा, ये लोग तुम्हारे पापा का ऑपरेशन नहीं कर रहे। उनका कहना है कि ये पुलिस केस है, पहले हमें पुलिस की कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, इसके बाद ही ऑपरेशन
ہو سکے گا۔ آپ آپریشن نہ ہو آپ پریشان نہ ہو، میں آ گیا ہوں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا۔ ہائے ڈاکٹر INACP شامی ڈاکٹر کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کیا کارروائی پوری کرنی ہوگی؟ سر آپ یہاں پر آ گئے ہیں تو سمجھے کارروائی پوری ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی شامی کا نام سنا تو وہ ساری کارروائی بھول گیا تھا، کیونکہ ACP شامی کی بہادری کے چرچے تو پورے شہر میں تھے۔ بچے بچے کے منہ پر ACP شامی ملک کا نام تھا۔ جب سے وہ تھانہ DH میں ٹرانسفر ہو کر آیا تھا، اس نے مجرموں کے ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ اس کی بہادری کے چرچے اس قدر تھے کہ بچے اسکول فنکشن میں ACP شامی ملک ہی بننا چاہتے تھے۔ اکثر اسکولز میں بچے ACP شامی ملک کا رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس لیے بیچارے ڈاکٹر کو ساری کارروائی بھول گئی۔ السلام علیکم، اگر آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے اور آپ میں لکھا ہوا دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ان لائن سائٹ آپ پلیٹ فارم فراہم کیا جا رہا ہے۔ آن لائن ویب سائٹ آپ کا پلیٹ فارم فراہم کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر اپنا ناول افسانہ کالم آرٹیکل یا شاعری پوسٹ کروانا چاہتے ہیں تو ابھی ای میل کریں۔ آپ ہماری فیس بک پیج اور ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر کارروائی ضرورت نہیں ہے تو پھر فون سے پہلے آپریشن کا روبدار آواز ہاسپٹل میں گونجی۔ جی سر، ہمارا انتظار ہو چکا ہے، سارا انتظام ہو چکا ہے، بس سائن کر دیں، اس کے بعد ہم آپریشن شروع کر دیں گے۔ ڈاکٹر اب چھلاوا بنا ہوا ACP کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ شامیر اپنی ماں اور اپنی بہن کے پاس بیٹھا ہوا انہیں تسلی دے رہا تھا اور اپنے رب سے بہت ساری دعائیں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پاپا کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کرے، اور ساتھ میں ان مجرموں کو پھانسی کے تختے تک پہنچانے کا پلان بنا رہا تھا، جن کی وجہ سے آج اس کی ماں اور بہن خون کے آنسو رو رہی تھی اور اس کا باپ زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا تھا۔ ACP کو بہت دنوں سے دھمکیاں مل رہی تھیں، مگر ACP شامیر ملک دھمکیوں سے ڈرنے والی چیز نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ٹارگٹ اس کے پاپا کو ACP شامیر ملک کو ڈرا سکے۔ شامیر اس وقت ایک بہت ہی بڑا کیس ہینڈل کر رہا تھا، ایک بہت ہی بڑے زمیندار کا بیٹا تھا جس نے گاؤں کی ایک معصوم سی لڑکی جو ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی اس کا ریپ کیا تھا۔ اب وہ اپنے دبدبے اور پیسے سے اس کیس کو بند کروا کر اپنے بیٹے کو رہائی دلانا
चाहता था, मगर जब ये ना हो सका तो फिर एसीपी को रिश्वत देने की कोशिश की गई, मगर एसीपी शामिर मलिक था जो बहुत बाज़ामी था, जो बिकाऊ चीज नहीं था। फिर नौबत धमकियों पर आ गई, और जब धमकियों से भी नहीं डरा तो अब तीसरा हरबा ये आजमाया गया था, इसके बाप पर अटैक करवाया गया। मगर ये भूल गए थे कि एसीपी शामिर मलिक डरने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसके बाप पर अटैक करवा कर उन्होंने अपनी मौत को दावत दी है। तकरीबन 1 घंटे के बाद डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने ये न्यूज़ दी कि ऑपरेशन कामयाब रहा और मलिक जुबैर अब खतरे से बाहर हैं। उनको वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। शामिर, रिफत बेगम और नीरब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रिफत बेगम जल्दी से उठी और वजू करके शुक्राने की नफल अदा करने लगी, और नीरब वहीं पर अपने भाई के कंधे से सर लगाए हुए सुकून होकर आंखें बंद किए हुए बैठी थी, और शामी ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अब मुजरिमों को मौत तक पहुंचाने का मंसूबा बना रहा था। बाबा की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से घर आता। हम इनको रोमियो को फोन करके उसके बाबा को हॉस्पिटल ले जाने का बोल रही थी। मैं बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। मुझे ताया जान ने घर का सामान लेने के लिए मार्केट भेजा है। रोमियो बेटा जल्दी आ, तेरे बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और तुझे पता है कि तेरे सिवा मैं किसको बोलूं। सब लोग अपने कामों में बहुत मसरूफ हैं, और इनके पास तो हमारे लिए टाइम नहीं है। रोमियो की माँ रोते हुए अपने बेटे को जल्दी घर आने का कह रही थी। फोन बंद करके रोमियो की माँ भागती हुई अपनी बड़ी बहन जेठानी के पास गई, जो महक की माँ थी। भाभी जान, रोमियो के बाबा की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आप भाई साहब से बोलें कि वो रोमियो के बाबा को हॉस्पिटल ले चले। इनकी तो खुद तबीयत ठीक नहीं है। वो बीबी की दवाई खाकर फिलहाल आराम कर रहे हैं, जब उठेंगे तो बता दूंगी। तो भाभी प्लीज आप आसिम को भेज दें, वो हमें हॉस्पिटल तक छोड़ दे। इससे आगे मैं सब देख लूंगी। आसिम रोमियो के साथ बड़े ताए के बेटे का नाम था, जो महक का छोटा भाई था। नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मेरा बच्चा अभी अभी तो कॉलेज से वापस आया है, वो तो नहीं जा सकता। बहुत थका हुआ है और बोल भी रहा था कि उसके सर में बहुत दर्द है।